हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। और यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है ड्रेनेज, जिसको कि हिंदी में हम अपवाह कहते हैं। तो ड्रेनेज की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं और ड्रेनेज चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इंडिया के अलग अलग रिवर्स के बारे में जानने वाले हैं और इसके साथ ही डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं और इसके साथ ही अलग अलग जो रिवर्स है उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, रिवर्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं ड्रेनेज के साथ कि आखिर ये ड्रेनेज वर्ड का मतलब क्या होता है, ड्रेनेज होता क्या है। तो यहां पर सिंपल डेफिनेशन दिया गया है, ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, यानी कि किसी भी इलाके में जो नदी तंत्र है यानी कि जो रिवर सिस्टम है उसको हम ड्रेनेज कहते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो यहां पर जैसे कि आप ये इंडिया का मैप देख रहे हैं, इंडिया के मैप में देख सकते हैं कि यहां पर गंगा रिवर फ्लो कर रही है। गंगा रिवर कहां फ्लो कर रही है? गंगा रिवर यहां से इस तरीके से आ रही है और ऐसे यहां पर फ्लो कर रही है, इस तरीके से यहां जाती है और यहां मिल जाती है। यह है गंगा रिवर। और गंगा रिवर के साथ और भी बहुत सारे ऐसे नदियां हैं जो कि इसके साथ जुड़ती है, जैसे यहां पर यमुना आ रही है, जुड़ रही है, यहां पर बेतवा है, यहां पर सोन रिवर है, यहां पर घाघरा है, संडा है, गंडक है, कोसी है, बहुत सारी नदियां हैं, इधर चंबल है। ये सभी बहुत सारी नदियां हैं जो कि गंगा के साथ जुड़ती हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके से पूरा गंगा का ड्रेनेज हो गया। इस इलाके में जो ये नदी तंत्र है यानी जो रिवर सिस्टम है, ये इस इलाके का ड्रेनेज है। अब यहां पर एक और वर्ड आता है इसी के साथ जुड़ा हुआ, और वो वर्ड है हमारा ड्रेनेज बेसिन। यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं वर्ड क्या है? ड्रेनेज बेसिन। अब ये ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? ड्रेनेज बेसिन इसका डेफिनेशन है सिंपल, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। यानी कि जैसे यहां हमने ये मैप देखा, इसमें हमने देखा कि यहां पर ये जो पूरा रिवर का सिस्टम है ये हो गया ड्रेनेज, लेकिन जिस एरिया में ये रिवर सिस्टम है ये हमारा एरिया हो गया ड्रेनेज बेसिन। तो ये आप समझ गए कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है और ड्रेनेज क्या होता है। इसके बाद आ जाता है हमारे सामने अगला वर्ड, और वो है वाटर डिवाइड, कि आखिर ये वाटर डिवाइड क्या होता है। तो वाटर डिवाइड देखिए बहुत ही सिंपल है। यहां पर जैसे ये आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में देख सकते हैं कि दो ड्रेनेज है। एक ड्रेनेज आपका इस तरफ है स्ट्रीम ए में, ये पूरा ड्रेनेज हो गया एक, और दूसरा हो गया आपका स्ट्रीम बी। तो इन दोनों ड्रेनेज सिस्टम को, ये दोनों ड्रेनेज को जो एक पहाड़, चट्टान या फिर किसी भी तरीके का एक रिज या फिर कुछ भी जो कि इन दोनों को डिवाइड करे, वो हमारा हो जाता है वाटर डिवाइड। इसको हम वाटर डिवाइड कहते हैं। तो ये हो गया हमारा वाटर डिवाइड। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर आ जाता है अगला हमारा टॉपिक जो कि है ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में किस तरीके के ड्रेनेज सिस्टम है। तो इंडिया में टाइप के अनुसार देखें, यानी कि उनके फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार देखें, तो इंडिया में दो तरीके के रिवर सिस्टम हैं। पहला है हमारा द हिमालयन रिवर्स, यानी कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उनका एक पूरा जो ग्रुप है वो अलग हम कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उनका जो स्रोत है यानी उनका जो सोर्स है वो हिमालय है और वो दूसरे रिवर से अलग है। और दूसरा जो सिस्टम है वो है द पेनिनसुलर रिवर्स, यानी कि एक तरीके से ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, हिमालयन रिवर्स का ड्रेनेज सिस्टम अलग है, पेनिनसुलर रिवर्स का ड्रेनेज सिस्टम अलग है। हिमालयन रिवर्स का एग्जांपल हो गया गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सभी हो गए हिमालयन रिवर्स के ये इस टाइप के ड्रेनेज सिस्टम के एग्जांपल। अब इसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स वैसे रिवर्स हो गए जो कि पेनिनसुलर रीजन से निकलते हैं, यानी पेनिनसुलर प्लेटू के आसपास जो नदियां बहती हैं वो सभी इसमें आ जाती हैं। जैसे कि इसमें हमारा कावेरी आ जाता है, गोदावरी आ जाता है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे
जो नदियां वर्षा के ऊपर, बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, वो सभी इसमें आ जाती हैं। अब इसके बाद देखिए हम फीचर्स देख लेते हैं दोनों टाइप के ड्रेनेज, जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम, इनका हम फीचर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हिमालयन रिवर्स का, यानी जो नदियां हिमालय से निकलती हैं उनके क्या फीचर्स हैं। तो यहां पर इसमें फीचर्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दोनों रिवर्स में, यानी हिमालयन रिवर्स में और पेनिनसुलर रिवर्स में, तो इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है पहला, पेरेनियल है। यानी कि जो हिमालयन रिवर्स है वो पेरेनियल रिवर्स हैं। इसका मतलब है कि ये साल भर बहती रहती हैं। और वही जो दूसरा हमारा पेनिनसुलर रिवर्स है, ये डिपेंडेंट होती है रेनफॉल के ऊपर, यानी जब बारिश होती है तब इनको पानी मिलता है, जब बारिश नहीं होती है तो इनको पानी नहीं मिलता है। और इस वजह से ये रिवर्स हो जाती हैं सीजनल रिवर्स। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में, और दोनों का अलग अलग फीचर है कि ये पेरेनियल है, ये हमारा सीजनल है। इसके बाद देखिए, ये जो हमारा हिमालयन रिवर्स है, इसको पानी बारिश से भी मिलता है, और इसके साथ साथ जो स्नो है, यानी कि हिमालय रीजन में जो ग्लेशियर्स हैं वो जब पिघलते हैं तो उससे भी पानी मिलते रहता है, जिससे कि ये सालों भर सूखता नहीं है, गर्मी के दिन में भी नहीं सूखता है। वहीं हमारा जो पेनिनसुलर रिवर्स है, ये रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, और जब बारिश होता है तो बारिश की पानी की वजह से इनके नदियों में, इनके धारा में पानी आता है। तो ये एक और मेजर डिफरेंस हो गया। अब देखिए, जो हिमालयन रिवर्स होते हैं, इनका जो पूरा कोर्स होता है, यानी कि कितनी दूरी ये तय करती हैं, ये बहुत ही लंबा होता है। यानी जहां से ये निकलती हैं उससे बहुत दूर तक ये जाती हैं, बहुत ही लंबी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप गंगा को देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र को देख लीजिए, इंडस रिवर को देख लीजिए, ये सभी क्या है, बहुत ही लंबी लंबी नदियां हैं। और इसके कंपैरिजन में अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें, तो जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो काफी शॉर्ट होती हैं, उनका जो कोर्स होता है, उनकी जो लंबाई होती है वो हमारे हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में काफी कम होती है। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनका जो एक तरीके से लेंथ होता है या फिर उनका जो कोर्स होता है वो काफी शॉर्टर होता है और काफी सेलोवर होता है। और इसको सिंपली अगर हम कंपैरिजन करें हिमालयन रिवर्स से तो, और इसके बाद जो हिमालयन रिवर्स होती हैं ये बहुत तरीके के फीचर्स या फिर बहुत तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स बनाती हैं, जैसे कि ये मिएंडर्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं, और दूसरे तरीके के फीचर्स बनाती हैं फ्लड प्लेन्स में। अब देखिए, ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं, मिएंडर्स क्या होते हैं, इनको नीचे हम डिस्कस करेंगे, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। अब इसके बाद देखिए, जो ज्यादातर जो पेनिनसुलर इंडिया का, मेरा मतलब है पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ये हमारे पेनिनसुलर इंडिया रीजन में जनरेट होती हैं। और ये पेनिनसुलर इंडिया में जो वेस्टर्न घाट्स है, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, वहां से ये जनरेट होती हैं और जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और अगर हम इंडिया में देखें पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, तो उसमें दो ऐसी बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर फ्लो करती हैं। इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अब यहां पर हम देख लेते हैं ड्रेनेज पैटर्न्स। तो देखिए, जो स्ट्रीम है, यानी कि जो ड्रेनेज बेसिन है, वहां पर स्ट्रीम का एक तरीके से फ्लो किस तरीके का होगा, इस हिसाब से हम जो ड्रेनेज है उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। तो द स्ट्रीम विद इन अ ड्रेनेज बेसिन फॉर्म सर्टेन पैटर्न्स depending on the slope of land, underlying rock structure as well as the climatic conditions of the area। यानी कि किस इलाके में नदी बह रही है, वहां रॉक्स कैसे हैं, वहां पर माउंटेन कैसे हैं, वहां पर मिट्टी कैसी है, वहां का स्लोप कैसा है, वहां का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, उस हिसाब से जो कोई नदी होती है वो स्पेसिफिक ड्रेनेज पैटर्न बनाती है, और उस पैटर्न को हम ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। अब आइए हम कुछ टाइप देख लेते हैं ड्रेनेज पैटर्न्स का। तो यहां पर है हमारा ड्रेनेज पैटर्न, जिसमें कि हम देख सकते हैं 4 तरीके के ड्रेनेज पैटर्न है जो कि हमें यहां पर समझने हैं, पढ़ने हैं। पहला है हमारा डेंड्रिटिक ड्रेनेज, जो कि आप सिंपली देख सकते हैं। ये आपको कैसा दिख रहा है, ये सिंपली आप जो यहां पर हिमालय को मेरा मतलब है गंगा को देखते हैं, गंगा बिल्कुल इसी तरीके से फ्लो करती है। अब गंगा जब फ्लो करती है
उसमें जो हमारे दूसरी नदियां गिरती हैं, सोन नदी गिरती है या फिर यमुना गिरती है, तो वो थोड़े ही ना 90 डिग्री पर गिरती है, या फिर वो तो सिंपली इसी तरीके से गंगा जैसे ऐसे फ्लो हो रहा है, गंगा फ्लो होते होते इसमें आकर यहां से यमुना गिर गया, यहां से सोन गिर गया, यहां से दूसरी नदी गिर गई। इस तरीके से किसी भी एंगल पर एक तरीके से डेंड्रिटिक पैटर्न ये जनरेट करती हैं। अब इसके बाद दूसरा है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। अब देखिए रेक्टेंगुलर ड्रेनेज है, इसमें क्या होता है, इसमें जो सहायक नदियां होती हैं, जो सपोर्टिंग रिवर्स होते हैं, वो आकर 90 डिग्री पर गिरते हैं। जैसे कि ये मेन हमारा रिवर फ्लो कर रहा है, तो इस रिवर में जो हमारे सहायक नदियां आकर गिरेंगी, तो ये देखिए इस तरीके से 90 डिग्री पर गिरेगा। ये भी यहां पर 90 डिग्री पर गिर रहा है, यहां पर ये भी 90 डिग्री पर गिर रहा है। तो ये जब पैटर्न बनता है किसी भी इलाके में, तो उसे हम रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। अब इसके बाद थर्ड आ जाता है, थर्ड है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। अब ये जो है ये कब बनता है, ये बनता है कि जब किसी इलाके में जब नदी फ्लो कर रही है, वहां पर जो रॉक्स हैं उनके बीच में एक तरीके का डिफरेंस है, यानी कहीं पर मजबूत रॉक है, कहीं पर सॉफ्ट रॉक है, और सॉफ्ट रॉक क्या हो गया, वो एक तरीके से घिस गया। तो इस तरीके की कंडीशन वहां पर जनरेट होती है। नदी जो है वो कई धाराओं में फ्लो कर रही है, और ये एक तरीके से यहां से फ्लो कर गई, यहां से ऐसे मिल गई। तो इस तरीके से जो यहां पर जो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न है वो जनरेट होता है। इसके बाद लास्ट आता है हमारा रेडियल ड्रेनेज। रेडियल ड्रेनेज में क्या होता है, एक सेंटर इलाका होता है जहां से नदियों को पानी मिलता है, और यहां से जो नदियां निकलती हैं या फिर जो स्ट्रीम निकलता है वाटर का, वो कई सारे डायरेक्शंस में निकलता है एक साथ। तो ये जो हमारा होगा ड्रेनेज पैटर्न, ये हमारा हो जाएगा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो ये हमने 4 ड्रेनेज पैटर्न्स को यहां पर डिस्कस किया। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है द हिमालयन रिवर्स, यानी कि अब हम रिवर्स के बारे में बात करते हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं। उसके बाद हम पेनिनसुलर रिवर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम हिमालयन रिवर्स को देख लेते हैं। तो हिमालयन रिवर्स में कौन कौन यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं हम इंडस रिवर के बारे में, गंगा के बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में। ये 3 जो रिवर्स हैं ये मेजर ड्रेनेज पैटर्न जनरेट करते हैं इंडिया में, और ये मेजर हिमालयन रिवर्स हैं। तो इन 3 को यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इंडस रिवर सिस्टम के साथ। तो देखिए जो इंडस रिवर है ये मेनली जनरेट होती है, या फिर इसका जो सोर्स है, ओरिजिन है, ये है तिब्बत में, और ये हमारे जो मानसरोवर लेक है उसके पास से ये जनरेट होती है, वहां से ये निकलती है, और ये एक तरीके से लद्दाख डिस्ट्रिक्ट होते हुए और उसके बाद जम्मू और कश्मीर होते हुए ये वेस्ट की ओर फ्लो करती है। अब यहां पर इसको हम एक तरीके से मैप में देख लेते हैं। मैप में देखने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, यानी इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। इसकी सहायक नदियों में आ जाती है जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। इसके अलावा ये जो सहायक नदियां हैं ये कश्मीर रीजन में आकर इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा दूसरी सहायक नदियां हैं जैसे सतलज, बीस, रावी, चिनाब। ये सभी जो सहायक नदियां हैं ये आकर शामिल होती हैं पाकिस्तान में मिठानकोट के पास, और इसके अलावा एक और झेलम रिवर भी है इसमें। तो देखिए ये जो इंडस प्लेन है, यानी कि जो ये इसका प्लेन है इस रिवर का प्लेन काफी जेंटल स्लोप है, यानी इसमें स्लोप काफी, ढाल काफी कम है, बहुत ज्यादा स्लोप नहीं है, ऐसे ढाल नहीं है, बल्कि हल्का सा ढाल है इस तरीके का। और इसका जो लेंथ है, टोटल लेंथ, वो लेंथ है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। अब देखिए यहां पर जो ये इंडस बेसिन है, यानी कि इंडस रिवर का जो बेसिन है उसका 1/3 इलाका इंडिया में आता है। इंडिया में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब रीजन में। अब यहां पर देखिए ये जो जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर अब तो राज्य रहा नहीं, अब ये यूनियन टेरिटरी हो चुका है जो कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुका है। तो ये जो फैक्ट है ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये अब कितना चेंज होगा, जब ये किताब अपडेट होगा वो तब क्लियरली पता चलेगा। अब देखिए इसके बाद
और इसके अलावा जो बाकी का हिस्सा है ये इस ड्रेनेज का, वो पाकिस्तान में पड़ता है। अब हम आइए देख लेते हैं ये पूरा जो रिवर सिस्टम है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब यहां पर ये जो रिवर देख रहे हैं, यहां पर ये देखिए, यहां पर इस तरीके से ये जो पूरा हमारा ये इलाका है, इस तरीके से यहां पर, यहां से ऐसे पूरा ये रीजन इसमें नहीं आएगा, ये इंडस प्लेन या फिर इंडस बेसिन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि रिवर किस तरीके से फ्लो करती है। अब यहां पर देखिएगा तो यहां पर ये थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर ये जो नदी है ये भी इसमें इंक्लूड होगी। इस तरीके से ये इसका पूरा फ्लो है। अब देखिए यहां से नदी निकलती है, यहां से इस पॉइंट से नदी निकलती है, इस पॉइंट से ऐसे होते हुए यहां जाती है और यहां से फिर मुड़कर ऐसे यहां पर जाती है और ऐसे जाकर यहां पर गिर जाती है। अब देखिए इसमें बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं, तो इसको मैं दूसरे कलर से बता देता हूं। ये हमारा रिवर हो गया, यहां पर ये इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से हमारा रिवर फ्लो कर रहा है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी सहायक नदियां हैं, बहुत सारी सहायक नदियां इस तरीके से आकर गिर रही हैं, यहां आकर गिर रही हैं, यहां आकर इसमें मिल रही हैं, यहां फिर इस तरीके से ये पूरा इलाका इसका रिवर का बनता है। लेकिन इसमें अगर आप देखें ड्रेनेज बेसिन के बारे में, तो ड्रेनेज बेसिन जो है उसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको साफ ही पता चल रहा होगा कि इसका ज्यादातर हिस्सा हमारे पाकिस्तान में है और इंडिया में बहुत ही इसका छोटा हिस्सा है, यानी करीब 1/3 हिस्सा इंडिया में पड़ता है। और 1/3 हिस्से को देखें तो ये जो हमारा इलाका है, ये इलाका, इस इलाके में हमारा 1/3 हिस्सा आता है इंडस रिवर सिस्टम का। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिवर सिस्टम, और वो है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। तो अब हम देख लेते हैं गंगा रिवर सिस्टम को। तो देखिए गंगा रिवर सिस्टम जो है वो, उसका जो एक तरीके से सोर्स कहां है, गंगा रिवर सिस्टम का जो सोर्स है वो मौजूद है भागीरथी में, यानी जो एक तरीके से मेन उसका स्ट्रीम है, जो शुरुआत का जो सबसे मेन स्ट्रीम है वो उसको हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। और ये निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से। और इसमें एक और वाटर स्ट्रीम आकर जुड़ता है जिसको कि हम अलकनंदा के नाम से जानते हैं, और वो आकर जुड़ता है हमारे देवप्रयाग में, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं। देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में है, यहां पर अलकनंदा जो है वो आकर भागीरथी के साथ जुड़ जाती है, मिल जाती है, और यहां से गंगा का निर्माण होता है और यहां से गंगा जो है वो फ्लो होने लगती है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर यमुना जो है वो इसके पैरेलल में फ्लो करती है, जो कि निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और ये आगे चलकर इलाहाबाद में जाकर ज्वाइन करती है हमारे गंगा को। और इसके बाद और भी आगे बढ़े तो इसके अलावा और भी इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे कि घाघर, गंडक, कोसी, और ये जो नदियां हैं ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं। तो देखिए पिछला वीडियो अगर आपने देखा है, पिछला चैप्टर, तो वहां पर हमने देखा था कि जो नेपाल हिमालय है वो हिमालय का एक हिस्सा है जो कि नेपाल में पड़ता है। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो पीछे पढ़ लीजिए, ये चीजें आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और इसके अलावा जो इसकी सहायक नदियां हैं जैसे कि चंबल, बेतवा और सोन, जो कि इंडिया के पेनिसुलर रीजन से निकलती है और ये आकर हिमालय में जुड़ती है। तो इसको आइए हम थोड़ा सा मैप के जरिए देख लेते हैं। और मैप में अगर हम यहां पर देखें तो मैप में यहां पर हम देख सकते हैं गंगा रिवर सिस्टम को, गंगा रिवर सिस्टम। तो यहां पर आप जैसे देख सकते हैं ये काफी बड़ा है गंगा रिवर सिस्टम। तो यहां से ऐसे इस तरीके से नहीं, यहां से ऐसे जाएगा और इस तरीके से पूरा ये रिवर सिस्टम बनता है। तो ये पूरा इसका रिवर सिस्टम है। अब यहां पर ये जो रिवर सिस्टम है इसमें अगर आप देख सकते हैं तो यहां से हमारा गंगा आता है, एक हमारा वाटर फ्लो यहां से आया, एक वाटर फ्लो यहां से आए, यहां दोनों मिले
और यहां से गंगा का निर्माण होता है। यहां से गंगा का निर्माण होकर इस तरीके से ये फ्लो करने लगती है। अब यहां पर जाकर ये जो पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट, इस पॉइंट पर गंगा जो है वो बाइफरकेट कर जाती है, यानी इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी यहां से निकल जाती है और एक जो इसका मेन स्ट्रीम है वो बांग्लादेश में चला जाता है, जाकर ब्रह्मपुत्र से जाकर मिल जाता है, और एक जो स्ट्रीम है वो जाकर सीधे यहां पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। और यहां पर देख सकते हैं इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। यहां पर यमुना है, यहां पर चंबल है, बेतवा है, यहां पर सोन है, घग्गर, गंडक, कोसी, बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये जो इसका पूरा रीजन है ये एक तरीके से गंगा का ड्रेनेज बेसिन है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी चीजें हैं जानने को, तो देखिए मैंने कहा था कि वहां पर गंगा बाइफरकेट कर जाती है और वो जगह है हमारा फरक्का। यहां पर गंगा बाइफरकेट कर जाती है और इसके साथ ही जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है उसका नाम है भागीरथी हुगली, जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी है जो कि साउथवर्ड फ्लो करती है, ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है और इसका जो मेन स्ट्रीम है ये बांग्लादेश में फ्लो कर जाता है और वहां पर ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाता है, और मेरा मतलब है ब्रह्मपुत्र इसके साथ मिल जाती है और इसका जो टोटल लेंथ है इस रिवर का वो है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। अब देखिए एक और चीज है, एक और फीचर है गंगा से जुड़ा हुआ, गंगा और ब्रह्मपुत्र से जुड़ा हुआ, और वो है सुंदरवन डेल्टा। यानी कि ये बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं और ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा है। अब ये देखिए सुंदरवन डेल्टा, ये आप याद रखिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़े तो आगे आ जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है ये इसका सोर्स है कहां पे, ये मानसरोवर के ईस्ट से निकलती है और जहां से इंडस और सतलज नदियां निकलती हैं उसी के पास से ये निकलती है। लेकिन वहां पर हमने देखा था कि जो इंडस रिवर है वो नॉर्थ की ओर फ्लो करके पाकिस्तान की ओर चली जाती है, लेकिन जबकि ये जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर है ये चाइना की ओर फ्लो कर जाती है, जैसा कि मैं आपको यहां पर अभी मैप में दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए जैसे ये मैप है, यहां पर देखिए इस रीजन में यहां पर से हमारा निकल रहा है इंडस, इस रीजन से हमारा इंडस निकल रहा है और बिल्कुल यहीं से हमारा निकल रहा है क्या, ब्रह्मपुत्र। लेकिन यहां पर चाइना में उसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। तो यहां पर चाइना में इसका नाम सांगपो होता है, यहां पर आ जाती है अरुणाचल प्रदेश में तो इसका नाम दिहांग हो जाता है और फिर यहां से इसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे और भी चीजें हैं जुड़ी हुई इसके साथ, उनको हम देख लेते हैं। अब देखिए ये जो ब्रह्मपुत्र है इसकी ट्रिब्यूटरीज का नाम दिबांग और लोहित, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास इससे मिल जाती हैं और इसके साथ ये ईस्टवर्ड की ओर फ्लो करती है। यानी कि जैसा कि हमने देखा वो वहां से निकलती है मानसरोवर झील के पास और ईस्ट की ओर वो फ्लो करती है और ईस्ट की ओर फ्लो करने के बाद ये जो रिवर है ये जाकर एक तरीके का यू टर्न लेती है, यानी इस तरीके से जाकर ऐसे वो टर्न लेती है। इसको हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर जैसे कि देख सकते हैं यहां पर सांगपो रिवर आ रही है। सांगपो रिवर आने के बाद ये ऐसे यहां पर ऐसे गई और ऐसे ये एक यू स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म करती है। तो यही बात हो रही है यहां पर यू स्ट्रक्चर की, यानी इंग्लिश में जैसे हम यू लिखते हैं बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म होता है और इसी तरीके से ये इंडिया में एंट्री लेती है और जब इंडिया में एंट्री लेती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग होता है और जब यहां पर इसमें लोहित रिवर जुड़ जाती है तो उसके बाद ये जाकर ब्रह्मपुत्र इसका नाम हो जाता है इस रिवर का, इसको हम ब्रह्मपुत्र कहने लगते हैं। और नमचा बारवा पहुंचकर ये जो रिवर है ये एक
यू टर्न लेती है, जिसकी हमने बात की यू टर्न की, और एक जॉर्ज के जरिए ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है, दिहांग के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज दिबांग और लोहित इसमें शामिल हो जाती है, इसमें मिल जाती है। अब देखिए यहां पर इस ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ इंपॉर्टेंट फीचर ये जुड़ा हुआ है कि जब ये तिब्बत रीजन में फ्लो करती है तो तिब्बत रीजन में इस रिवर में सिल्ट नहीं होता है, काद नहीं होता है, और इसके साथ साथ इसमें कोई भी एक तरीके से माटी, गंदगी या फिर कुछ भी ये कैरी नहीं करती है। उसका रीजन ये है कि यहां पर जो रिवर है वो फ्लो करती है किस रीजन से? तिब्बत से, जो कि एक तरीके का कोल्ड रीजन है और ड्राई एरिया है। वहां पर रिवर में किसी भी तरीके का सेडिमेंट, सिल्ट, ये सभी चीजें नहीं पाई जाती हैं। लेकिन जब इंडिया में ये एंटर करती है तो इंडिया में एंटर करने के बाद ये काफी हाई रेनफॉल वाले इलाके से होकर गुजरती है, और जो रिवर जो है उसको बहुत ज्यादा संख्या में पानी भी मिल जाता है और इसके साथ साथ बहुत अमाउंट में सिल्ट भी मिल जाता है। सिल्ट एक तरीके हम कह सकते हैं, काद उसको हिंदी में कहते हैं, या फिर हम सेडिमेंट भी कह सकते हैं, ये उसको मिल जाता है। अब ये देखिए जो रिवर है जब इंडिया में फ्लो करती है असम के रीजन में, तो इसके पास बहुत ज्यादा काद होता है, सेडिमेंट्स होते हैं, जो कि ये आगे चलकर असम के रीजन में एक तरीके से उसको जमा करते जाती है, और इसकी वजह से ये बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स का निर्माण करती है। रिवराइन आइलैंड्स यानी कि नदी की वजह से नदी जो है वो अपने अंदर बहुत सारे डेल्टा आइलैंड्स जैसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती है, उसी को हम रिवराइन आइलैंड्स कहते हैं। अब इसके बाद देखिए हर साल ऐसा होता है जब रेनी सीजन आता है तो रिवर जो है वो ओवरफ्लो करने लगता है, यानी कि उसकी जो बाउंड्री है उससे ऊपर फ्लो करने लगता है, अगल बगल के गांव में पहुंच जाता है, शहरों में पहुंच जाता है और इलाकों को डुबो देता है। अब इसके साथ इसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्लड्स भी आते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं और बहुत ज्यादा लोगों को डिवास्टेशन भी सहना पड़ता है। ये सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, असम के अलावा ये चीज बांग्लादेश में भी होती है। लेकिन देखिए ये जो चीज है, इस इवेंट की वजह से जो पूरा रीजन है वहां का, उस रीजन में जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ हो जाती है, नई हो जाती है, खेती करने के लिए बहुत ही उपयुक्त हो जाती है। और इसके साथ एक और पॉइंट है जो कि आप जान लीजिए, जो मजुली है, ये जो नाम है ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो कि ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। ये हो गया हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। तो हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, और आगे हम पढ़ते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। यानी कि अभी तक हमने जिन नदियों की बात की वो हिमालय से निकलती थी और हिमालयन रिवर्स की बात की हमने की थी, और अब हम बात करने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। यानी कि वैसी नदियां जो कि हिमालय से नहीं निकलती हैं बल्कि इंडिया के पेनिनसुलर रीजन से निकलती हैं, या फिर हिमालय को छोड़कर दूसरे रीजन से ये जनरेट होती हैं। तो यहां पर जैसे आप मैप देख रहे हैं तो इस मैप में देख सकते हैं कि देखिए अभी तक हमने जिन रिवर्स की बात की वो कहां से निकल रहे थे, वो निकल रहे थे हिमालय के रेंजेस से। यानी ये जो इस रीजन में हिमालय है हमारा, इन हिमालय से ये जनरेट हो रहे थे, या तो इधर वो फ्लो कर रहे थे, इधर फ्लो कर रहे थे, या फिर इस तरीके से ऐसे घूमकर फ्लो कर रहे थे। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं वैसी नदियों के बारे में जो कि हिमालय से नहीं निकलती हैं बल्कि वो निकलती हैं दूसरे इलाकों से। दूसरे इलाके कहने का मतलब ये है कि या वो निकलते हैं जो वेस्टर्न घाट है वहां से जनरेट होते हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करते हैं, या फिर दूसरे ऐसे इंपॉर्टेंट हिल्स हैं या फिर रेंजेस हैं जहां से जनरेट होते हैं। जैसे यहां पर महानदी इस छत्तीसगढ़ में जनरेट होती है, और यहां पर दूसरा हमारा जो नर्मदा है या फिर जो सोन नदी है ये यहां से जनरेट होती है। यहां पर चंबल इस रीजन से जनरेट होती है। लेकिन देखिए चंबल जो है वो चंबल गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, इसलिए उसको यहां पर हम नहीं पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं जो हमारा ये पेनिनसुलर रिवर से, इनके बारे में। अब देखिए पेनिनसुलर रिवर जो है ये मेनली बनते हैं वेस्टर्न घाट में, यानी जनरेट होते हैं मेनली कहां से, वेस्टर्न घाट से। तो वेस्टर्न घाट के बारे में डिटेल में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप जाकर उसे पढ़ लें। इंडिया का जो एक तरीके से पूरा डिटेल है आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। अब देखिए जो मेजर रिवर्स है जो कि पेनिनसुलर
रीजन से निकलती हैं उनमें आ जाता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी। और ये सभी ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और इसके अलावा दो ऐसी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, नर्मदा और तापी, जो कि सिर्फ दो ऐसी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं और एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। अब देखिए इसके अलावा और भी नदियां हैं जो कि वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं, लेकिन ये दो नदियां इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी हैं और एक तरीके से इंपॉर्टेंट नदियां इनको हम कह सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में यहां पर देख सकते हैं कि जो आपकी रिवर्स है, यानी जो आपके ये रिवर्स है, पेनिसुलर रिवर्स जिनकी यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये जो रिवर्स है ये मेनली आपके यहां पर जो वेस्टर्न घाट इस तरीके से मौजूद हैं, यहां से जनरेट होते हैं और यहां से ऐसे जाकर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। तो ये एक तरीके से जनरल पैटर्न है। लेकिन इसके अलावा दो जो नदियों की बात की जो कि वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं, वो है एक नर्मदा जो कि यहां से ऐसे जनरेट होकर अरब सागर में, अरेबियन सी में गिरती है, और एक है तापी। ये दो रिवर्स वेस्ट की ओर फ्लो करते हैं, बाकी सारे इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो ईस्ट की ओर फ्लो करते हैं। अब देखिए इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहां पर अब हम देखते हैं एक जो हमारा इंपॉर्टेंट रिवर है उसके बारे में, यानी कि जो रिवर्स है उनको अब हम पढ़ते हैं। अब इसमें रिवर्स में सबसे पहला आ जाता है नर्मदा बेसिन। नर्मदा बेसिन यानी कि नर्मदा रिवर का जो पूरा बेसिन है उसको यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। इसका सोर्स है, यानी नर्मदा रिवर का सोर्स है अमरकंटक हिल्स जो कि है मध्य प्रदेश में, और ये वेस्ट की ओर फ्लो करती है और रिफ्ट वैली का निर्माण करती है फॉल्टिंग की वजह से। अब ये रिफ्ट वैली क्या होता है? रिफ्ट वैली को हम हिंदी में भ्रंश घाटी भी कहते हैं। और ये जो रिफ्ट वैली होती है, रिफ्ट वैली को अगर हम देखें तो यहां पर मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं जिसके जरिए आप रिफ्ट वैली को अच्छी तरीके से आसानी से समझने पाएंगे। यहां पर जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं, ये जो इमेज है इसमें एक प्लेन जमीन है, उसके अंदर दरार पड़ गई, वो टूट गया, यानी कि अलग अलग हिस्सों में टूट गया और आगे चलकर इस तरीके से ये टूट जाता है और इसमें से रिवर फ्लो करने लगता है। तो इस तरीके से रिवर जो है वो भ्रंश घाटी में फ्लो करता है, रिफ्ट वैली में फ्लो करता है। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे यहां पर ये जो नर्मदा है इसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सभी बहुत ही शॉर्ट हैं, छोटी छोटी हैं, और ये ज्यादातर ये जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये राइट एंगल्स पर ज्वाइन करती हैं, राइट एंगल्स पर ज्वाइन करती हैं। अब इसके बाद जो नर्मदा बेसिन है वो कहां कहां फैला हुआ है? ये फैला हुआ है मध्य प्रदेश और गुजरात में, मध्य प्रदेश और गुजरात में। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है तापी बेसिन, यानी कि तापी रिवर के बारे में अब हम डिटेल जान लेते हैं। इसका सोर्स कहां है? सतपुरा रेंजेस जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है मध्य प्रदेश में, और ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, नर्मदा के पैरेलल में फ्लो करती है, लेकिन इसका जो लेंथ है वो काफी छोटा है नर्मदा के कंपैरिजन में। और इसका जो बेसिन है ये फैला हुआ है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। अब देखिए इसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनमें साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार आ जाते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है अब हम देखते हैं गोदावरी बेसिन के बारे में, यानी कि जो अब हम रिवर देखने वाले हैं वो ईस्ट की ओर फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। और देखिए जो गोदावरी बेसिन है, गोदावरी बेसिन का सोर्स है वेस्टर्न घाट, यानी वेस्टर्न घाट के जो स्लोप है वहां से ये जनरेट होती हैं, और ये जनरेट किस लोकेशन पे होती हैं? नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में जो नासिक है वहां से ये जनरेट होती है। और ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सा है तो वो है गोदावरी बेसिन। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें पूर्णा, वर्धा, प्रणीता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा ये सभी आ जाती हैं। और ये जो रिवर है इसका जो बेसिन है वो फैला हुआ है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है और इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। और देखिए इसकी लेंथ की वजह से ये इतनी लंबी है, इस वजह से इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है हमारा महानदी बेसिन। महानदी बेसिन जो है इसका सोर्स है हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ में जो हाईलैंड्स रीजन है वहां से ये जनरेट होती है और ये उड़ीसा होते हुए फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा इन राज्यों में फैला हुआ है। ड्रेनेज बेसिन में देखिए सिर्फ नदी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सपोर्टिंग नदियां हैं, उन सभी को इंक्लूड किया जाता है। इस वजह से ये इतने ज्यादा राज्यों में फैल रही है। अब इसके बाद आगे बढ़ें, इसका टोटल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ है 860 किलोमीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कृष्णा बेसिन, यानी कि कृष्णा रिवर के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम देख लेते हैं। और ये जनरेट होती है स्प्रिंग से, महाबलेश्वर के पास जो स्प्रिंग है वहां से ये जनरेट होती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसमें तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा नदी आ जाती है। और इसका जो टोटल लेंथ है वो है 1400 किलोमीटर। और इसका जो ड्रेनेज है ये फैला हुआ है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं कावेरी बेसिन के बारे में। और कावेरी बेसिन जो है ये जनरेट होती है ब्रह्मगिरी रेंजेस से, जो कि वेस्टर्न घाट में मौजूद है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भवानी, हेमवती और कबिनी, ये सभी। और इसके बाद इसका लेंथ है 760 किलोमीटर। और ये जो कावेरी रिवर है ये कुडलुरु में जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, जो कि तमिलनाडु में मौजूद है। और इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो उनमें आ जाता है दामोदर, ब्रह्मानी या फिर जो बैतरनी, सुवर्णरेखा, ये सभी आ जाती हैं। इसके बाद यहां पर देखिए हमने सारे रिवर्स को डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लेक्स के बारे में। तो देखिए इंडिया जो है, इंडिया के पास बहुत सारे लेक्स हैं जो कि अलग अलग तरीके के हैं और एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, जो कि अलग अलग साइजेस में है, अलग अलग इलाके में है। और इस तरीके से उनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी बहुत ज्यादा अलग अलग हो जाता है। और ज्यादातर जो लेक्स हैं वो परमानेंट लेक्स हैं, यानी कि उनमें सालों भर पानी मौजूद होता है। लेकिन उसके अलावा कुछ और लेक्स ऐसे भी हैं जिनमें कि वाटर कुछ सीजन में मौजूद होता है, यानी कि रेनी सीजन में जब पानी उन्हें मिलता है तब वहां पे पानी मौजूद होता है। और देखिए इसके बाद कुछ जो आपके लेक्स हैं वो बने कैसे। कुछ लेक्स बने हैं ग्लेशियर और आइस सीड के एक्शन की वजह से, दूसरे बने हैं विंड की वजह से, रिवर एक्शन की वजह से या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। यानी कि हमने जो आर्टिफिशियल लेक बनाया है उसको भी यहां पर हम लेक्स में इंक्लूड करेंगे, बात करेंगे। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट फीचर है या फिर इंपॉर्टेंट एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी रिवर का, जिसको कि हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। ऑक्सबो लेक क्या होता है इस चीज को थोड़ा सा हम देख लेंगे। A meandering river across a floodplain forms cut off that later develop into a oxbow lake। यानी कि एक meandering river क्या होता है? जब कोई भी नदी इस तरीके से एक सांप जैसा स्ट्रक्चर बनाकर चलती है, ये जब स्ट्रक्चर बनाकर वो चलती है तो उसके बाद ये जो meander है इसका, यानी ये जो कर्व है, ये कर्व जब टूट जाता है, कट जाता है और नदी डायरेक्टली फ्लो करने लगती है अपने कटे तिरछे हिस्से को छोड़कर, तब हम वहां पर देखते हैं कि वहां पर ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं इमेज के जरिए। जैसे कि यहां आप इमेज देख रहे हैं, इसमें ये जो रिवर है ये काफी मेंडरिंग एक तरीके से कर्व ले रही है, यानी कि यहां पर देख सकते हैं कितने ज्यादा कर्व ये यहां पर इस तरीके से ले रही है। ये देख लीजिए ये कर्व इसका मौजूद है, इतना ज्यादा ये कर्व ले रही है इतने छोटे से इलाके में। अब कभी क्या होगा, कभी ऐसा होगा कि ये जो इसका कर्व है, ये कर्व यहां से बंद हो जाएगा और डायरेक्टली यहां से रिवर ऐसे फ्लो करने लगेगी, यानी कि पानी ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, पानी इस तरीके से चला जाएगा और यहां पर ये जो पूरा रीजन है ये कट जाएगा और यहां पर एक लेक का निर्माण होगा जिसको कि हम ऑक्सबो लेक कहेंगे। यानी कि अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो यहां पर आप देख रहे होंगे, आपको शायद दिख रहा होगा, यहां पर देखिए जो रिवर है
वो पहले कैसे फ्लो कर रही थी? वो पहले ऐसे जाती थी, ऐसे जाती थी, ऐसे जाती थी और ऐसे जाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि जो नदी थी वो यहां से ऐसे डायरेक्टली फ्लो करने लगी और ये जो इसका पूरा कर्व था इसको इसने छोड़ दिया और अब जो रिवर है वो डायरेक्टली ऐसे फ्लो कर रही है। तो इस तरीके से हमारा ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है। अब और इसके बाद जो ज्यादातर फ्रेश वाटर लेक्स मौजूद हैं ये मौजूद हैं हिमालयन रीजन में। और ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं जब ग्लेशियर जो हैं एक बेसिन को बना देते हैं, एक बेसिन को कार्व कर देते हैं और जिसको कि बाद में स्नो मेल्ट यानी कि जब बर्फ पिघलती है तो वो पानी वहां पर जम जाता है। इस तरीके से इनका निर्माण होता है। और इसके बाद देखिए जो वुलर लेक मौजूद है जो कि जम्मू कश्मीर में मौजूद है, ये बना है टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होती है ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 2 में। तो अगर आपने चैप्टर 2 नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए ये जो वुलर लेक है ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का। अब देखिए यहां पर जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है। जम्मू कश्मीर यहां पर अब बाइफरकेट हो चुका है, 2 हिस्सों में टूट चुका है जिसमें कि लद्दाख अलग हो चुका है। लेकिन अभी भी ये जो वुलर लेक है ये जम्मू कश्मीर में ही मौजूद है, जो नया जम्मू कश्मीर बना है। अब देखिए यहां पर आगे आ जाता है आर्टिफिशियल लेक्स। अब देखिए आर्टिफिशियल लेक बनते कैसे हैं? आर्टिफिशियल लेक बनते हैं जब हम किसी रिवर को ब्लॉक कर देते हैं, किसी रिवर को एक तरीके से उस पर बांध बना देते हैं। और बनाते क्यों हैं हम बांध? क्योंकि हमें वहां से पावर जनरेट करना होता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल लेक का निर्माण होता है। और इसका एग्जाम्पल है गुरु गोविंद सागर जो हमारा लेक है, या फिर हम डैम कह सकते हैं। डैम ऐसे गुरु गोविंद सागर नहीं होगा, वो भाखड़ा नंगल डैम जो प्रोजेक्ट है पूरा, उसमें ये गुरु गोविंद सागर लेक वहां पर बना है। अब इसके बाद आगे देखें तो आगे आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स, यानी कि लेक्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए जो लेक्स हैं वो काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एक तरीके से किसी भी रिवर के फ्लो को रेगुलेट करते हैं और हेवी रेनफॉल के दौरान ये किसी भी एरिया के फ्लडिंग को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और ड्राई सीजन में ये एक तरीके से मदद करते हैं वो फ्लो ऑफ वाटर को बनाए रखने के लिए। अब देखिए ये फ्लडिंग कैसे रोकते हैं? तो फ्लडिंग इस तरीके से रोकते हैं कि कभी नदी में पानी बढ़ जाता है तो यहां पर इसके पास एक तरीके से तरीका है कि यहां पर ये वाटर को स्टोर कर सकता है या फिर आसपास की जो रीजन है वहां से पानी को ये अपने पास स्टोर कर सकता है। और जब किसी इलाके में सूखा होता है तो लेक से आप वाटर ले सकते हैं। और इसको यूज और भी चीजों में किया जाता है, जैसे हाइड्रो पावर में यूज किया जाता है। और ये जो है ये दूसरे आसपास के जो क्लाइमेट है उनको मॉडरेट यानी उनको ज्यादा गर्म नहीं होने देता है, ज्यादा ठंडा नहीं होने देता है। इस तरीके से उनको मॉडरेट करने में हेल्प करता है। अब देखिए ये जो क्लाइमेट है ये क्लाइमेट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहां पर इन चीजों की बात करेंगे कि जो वाटर है वो किस तरीके से चीजों को कंट्रोल करता है या फिर हेल्प करता है, गर्मी सर्दी ठंडी इन चीजों को कैसे रोकता है, मतलब मैनेज करता है। और इसके अलावा देखिए ये जो लेक्स हैं ये एक तरीके से एक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम यहां पर मौजूद होता है। और इसके साथ साथ एक जो चीज है वो है नेचुरल ब्यूटी। लेक्स का नेचुरल ब्यूटी बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, वो जाते क्यों हैं? क्योंकि उनको वहां पर डल लेक घूमना होता है, वुलर लेक घूमना होता है। तो क्या अगर वहां पर ये चीजें मौजूद नहीं होती तो क्या कोई वहां पर घूमने जाता? नहीं जाता। तो इस तरीके से ये टूरिज्म और दूसरी चीजों में भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़े तो आगे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में रिवर्स का क्या रोल है। तो देखिए पुराने समय से यानी हजारों सालों से ही जितनी भी सिविलाइजेशन बसी है वो नदियों के किनारे ही बसी है। तो हम समझ सकते हैं कि हजारों सालों से जो रिवर्स हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रहे हैं। और ये एक तरीके से जो वाटर है
वो हमारे लिए बेसिक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमारे हर एक ह्यूमन एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से जो रिवर्स हैं या फिर लेक को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और रिवर जो हैं इनको हमेशा से इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए और आजकल हाइड्रो पावर के लिए यूज किया जा रहा है। इरिगेशन तो हमें समझ में आता है, ये नेविगेशन के लिए कैसे यूज होता है। नेविगेशन के लिए देखिए पुराने जमाने में लोगों को कहीं जाना होता था तो उनको ऐसे डायरेक्शन तो रोड मौजूद नहीं थे, तो वो रिवर्स का, इन चीजों का यूज करते थे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है रिवर पॉल्यूशन। तो रिवर पॉल्यूशन देखिए एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो है ये एक तरीके से दिखाता है कि हमें क्या प्रॉब्लम आगे आ सकते हैं या फिर। तो देखिए रिवर पॉल्यूशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसा हमने अभी बात किया कि हम रिवर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपनी वाटर की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो अगर रिवर पॉल्यूटेड होगा तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं होगा और हमारा जो एक तरीके से नीड है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और देखिए जो डिमांड है वाटर का रिवर से वो लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और ये डिमांड किस लिए है? डिमांड है डोमेस्टिक यूज में वाटर का, म्युनिसिपल यूज में, इंडस्ट्रियल यूज में, एग्रीकल्चरल जरूरत में जैसे कि खेती के लिए, इरिगेशन के लिए। और इन चीजों की वजह से और इतना ज्यादा हम इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं वाटर को रिवर से कि ये जो है ये वाटर के क्वालिटी को काफी ज्यादा अब अफेक्ट कर रहा है। और देखिए ज्यादा से ज्यादा पानी को अब नदियों से निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से नदियों का जो एक तरीके से वॉल्यूम है वाटर का वो लगातार कम हो रहा है। और इसके साथ साथ एक और चीज है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी कि जो हम गंदगी नदी में ले जाकर छोड़ रहे हैं। अब देखिए जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज चल रहे हैं, घरों में गंदगी जनरेट हो रही है वाटर वाली, ये एक तरीके से अनट्रीटेड सीवेज के रूप में जाकर नदियों में गिर जाता है। और जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स होते हैं, वेस्ट होते हैं, उनको ठीक तरीके से प्रोसेस नहीं किया जाता, उनको ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया जाता और डायरेक्टली ले जाकर नदी में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से नदी की जो वाटर की क्वालिटी है वो लगातार गिर रही है। और इसके साथ देखिए हर नदी का एक सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी होता है, यानी कि अगर आप उसमें कुछ लिमिट तक गंदगी डालेंगे तो वो खुद को प्रोसेस करके फिर से साफ हो जाएगी। लेकिन अब हम इतनी ज्यादा अमाउंट में गंदगी डाल रहे हैं कि जो सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी है नदी का वो एक तरीके से खत्म हो रही है या फिर उससे काफी ज्यादा हम गंदगी कर रहे हैं। और देखिए जो वाटर पॉल्यूशन है उसकी वजह से, यानी जो रिवर पॉल्यूशन है उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे स्कीम्स या फिर एक्शन प्लान्स लाए गए हैं सरकार द्वारा कि उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, मैनेज किया जाए। और वाटर पॉल्यूशन यानी कि जो हमारा ये रिवर्स हैं, रिवर के पॉल्यूशन की वजह से जो हम वहां से अपनी जरूरतें पूरा करना चाहते हैं उनमें भी काफी तकलीफ आ रही है। और इसके साथ साथ वहां पर जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी वहां पर जो जीव जंतु रहते हैं उनके ऊपर, लाइफ के ऊपर भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा खतरा बन रहा है। तो वो पॉइंट भी आप एक तरीके से लिख सकते हैं अगर आपसे रिवर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए यहां पर ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।